बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 10 में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कैनफ फंक्शन के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कंपाइलर के ऊपर बनाएंगे और प्रोग्राम्स को कैसे बनाया जाता है, उनके वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और फार्मूला किस तरह से प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है, हम ये सारे स्टेप्स आज कंपाइलर की मदद से सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास प्रोग्राम्स के अंदर हम इनपुट फंक्शन, स्कैनफ का फ़ंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन, हम इन दोनों फंक्शंस को साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्कैनफ फंक्शन में हमारे पास ये एक बेसिकली एक इनपुट फंक्शन है और इसमें हमारे पास फंक्शन के दो हिस्से होते हैं। इसमें हमने पहला हिस्सा जो होता है वो आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम मुख्तलिफ़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम इसमें लिखते हैं और इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जितने वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए होते हैं या हमें जितने वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है हम उतने वेरिएबल्स वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और वो वैल्यूज़ हमारे पास उन वेरिएबल्स के अंदर महफूज होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपाइलर डेव C++ का एक कंपाइलर है, इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स रन करके उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की स्क्रीन के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम डेव C++ के कंपाइलर में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम अपने प्रोग्राम्स बनाने के लिए डेव C++ का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाइलर में भी हम अपने C के प्रोग्राम्स लिखेंगे और उनका सोर्स फाइल बनाएंगे। उसके बाद उन्हें कंपाइल करने के बाद उनकी एग्जीक्यूशन चेक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप डेव C++ के कंपाइलर को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का IDE आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू के बाद हम सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक टैब आपके फ़ाइल की बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम जो है United2 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। हम इस फ़ाइल को पहले ही सेव कर लेते हैं और हम इसका नाम सेव एज़ करने के बाद हम इस फ़ाइल का नाम रख लेते हैं। अब जो हम इस फ़ाइल का नाम हम एरिया ऑफ ट्रायंगल रखते हैं और इस बेसिकली है कि हमारे पास जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है। तो जब भी आप C कंपाइलर का जब भी आप प्रोग्राम जनरेट करेंगे तो उसके आखिर में जो एक्सटेंशन है वो आपको हमेशा .cpp नज़र आएगी। इस वक्त जो हमारे पास फ़ाइल है उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इसे सेव कर लेते हैं। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे यहाँ पर आपके पास फ़ाइल का नेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर फ़ाइल की जगह के ऊपर सबसे पहले आपकी फ़ाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल यूजिंग द फार्मूला एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 स्टैटिक बेस स्टैटिक हाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमने एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइएंगल का और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ दरकार हैं। एक हमें बेस चाहिए होगा ट्राइएंगल के लिए, जो उसका नीचे वाला बेस ट्राइएंगल का बेस होता है, और दूसरा हमें एक ट्राइएंगल की हाइट चाहिए होगी। अब ये जो हमारे पास बेस और ये जो हाइट हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इनपुट करवानी है। यूज़र ने हमें यहाँ पर बेस और हाइट को यूज़र से इनपुट करवाने के लिए कहा है। तो दैट इनपुट बेस एंड हाइट, इसका मतलब है बेस की भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है और हाइट की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में बेस और हाइट की वैल्यू अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। यूज़र जो भी वैल्यू लिखेगा उससे हम बेस के अंदर, और हाइट के लिए जो भी वैल्यू असाइन करेगा वो हम हाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम प्रोग्राम बनाने के लिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना
और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद उसको फार्मूले के ज़रिए से उसकी वैल्यू को फाइंड करवाना है। तो जैसे ही हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद हम बेस और हाइट के अंदर उसकी वैल्यू यूज़र से मांगेंगे। यूज़र हमें जो भी वैल्यू असाइन करेगा उसकी बेस के ऊपर हम अपने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना एरिया जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम बनाने के लिए जो सबसे पहली लाइन हमारे पास होती है वो बेसिकली हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। इनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं और ये हमेशा हैश के साथ शुरू की जाती हैं। इसके बाद इंक्लूड लिखा जाता है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल किया जाए। और इसके बाद हम एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसको हम ओपन और क्लोज एंगल ब्रैकेट कहते हैं। अब सबसे पहले हम conio.h ये हेडर फाइल एक हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल शामिल करेंगे इंक्लूड का मतलब है शामिल किया जाए, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इनके अंदर हम जो फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं हम वो बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और ये दोनों हेडर फाइल्स हमें यहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखने के बाद हम हमेशा मेन का फंक्शन लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेव C++ के अंदर आप अपना मेन फंक्शन जब भी लिखेंगे तो आपने उसमें मेन और आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है, एक छोटी ब्रैकेट ओपन और आपने साथ में उसे साथ ही क्लोज़ कर लेना है। यही काम अगर आप टर्बो C++ में करेंगे तो टर्बो C++ के अंदर बेसिकली हम वॉइड मेन और उसके बाद हम 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये जो काम आपके पास है ये आप टर्बो C++ के कंपाइलर में करेंगे। लेकिन अगर आप डेव C++ का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने मेन और आपने ये दोनों ब्रैकेट्स ही जस्ट लिखनी होती हैं। मेन प्रोग्राम के बाद हम अपने ब्रेसेस को यहाँ पर ओपन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ओपन ब्रेस कहते हैं। ये साथ साथ कमेंट्स लगाने का मकसद ये है ताकि आप इनको अच्छे तरीके से याद रख लें। ये जितने भी पार्ट्स हैं ये हमारे पास हर हिस्सा जो है वो आपके पास क्या कहलाता है। ये जो पहला हिस्सा था ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास हेडर फाइल्स भी कहलाती हैं। आप इनको जो भी कहना चाहें आप इन्हें कह सकते हैं। ओपन ब्रेस करने के बाद हम एक टैब प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो जाए। हम जो ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस है ये हमें आपको नज़र आनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास बेसिकली जब हम ओपन ब्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। अब यहाँ पर हमें बेसिकली 3 वेरिएबल्स दरकार हैं। एक हमारे पास बेस, दूसरी हमारे पास हाइट और तीसरा हमारे पास एरिया। ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। हम इन तीनों वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों वेरिएबल्स की मदद से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमने उनकी डाटा टाइप भी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बेस और हाइट है तो यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली नंबर्स के ऊपर न्यूमेरिक डाटा ही हमारे पास होगा। इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट या सिंबल्स शामिल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डाटा टाइप है वो बेसिकली न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक डाटा में भी हमारे पास डाटा पॉइंट्स में भी हो सकता है। अगर हम कोई यूज़र पॉइंट में डाटा एंटर करेगा तो हम उसकी भी वैल्यू उसको एक्यूरेट बताएंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो डाटा टाइप है वो फ्लोट सेलेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास पॉइंट का डाटा, डेसिमल का डाटा इसमें शामिल होता है। ये मेमोरी के अंदर आपके पास 4 बाइट्स लेता है। यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर ही करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर वेरिएबल की डाटा टाइप जो कि इस वक्त फ्लोट है और वेरिएबल्स के नेम्स यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला जो हमें वेरिएबल चाहिए वो बेसिकली हमें बेस चाहिए, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और दूसरा हमें हाइट चाहिए। हम इसके कंप्लीट नेम लिखते हैं।
इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन का मतलब है ये टर्मिनेटर कहलाता है। और हमारे पास ऐसा करने से ये जो हमारे पास लाइन है ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर दो चीज़ें, एक हमारे पास जो वेरिएबल का डाटा टाइप है जो फ्लोट, और वेरिएबल्स के नेम्स। जो वेरिएबल के डाटा टाइप है ये बेसिकली एक कीवर्ड है, और जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं इसके हमने रूल्स पढ़े थे, हमने उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। ये स्टूडेंट्स अब क्योंकि फार्मूले में अगर हम देखें तो बेस और हाइट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास फ्लोट के अंदर 4 बाइट का डाटा जो होता है 4 बाइट्स का डाटा हम इसके अंदर फ्लोट के अंदर रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो ऐसी बड़ी वैल्यूज़ हों और हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैनी टाइम्स आपके पास वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए इसका ध्यान हमने रखना है। तो अब हमारे पास जो इनका रिज़ल्ट है, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका रिज़ल्ट 4 बाइट से ज़्यादा हुआ तो हमारा रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। तो इसके लिए ही हम फ्लोट का एक और टाइप डबल, ये बेसिकली फ़्लोट की ही एक टाइप है डबल, इसमें 8 बाइट का जो है डाटा वो सेव किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका डाटा अगर 4 बाइट में ना आया तो 8 बाइट के अंदर हमारे पास डाटा आराम से महफूज स्टोर किया जा सकेगा। अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम एरिया लिख लेते हैं। एरिया लिखने के बाद हम इसमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये जो हमारे पास है डबल 8 बाइट, ये हमारे पास बेसिकली 8 बाइट का डाटा यहाँ पर रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सबसे पहला काम कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। ये पहला काम हमारा किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपका जो सबसे पहली जो आपका टास्क होता है वो बेसिकली वेरिएबल्स डिक्लेयर करना ही होता है। आपको उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स चाहिए आपने वो सारे वेरिएबल्स सबसे पहले डिक्लेयर करने होते हैं, और आप फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले आप उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लें। अगर आप पहले फार्मूला लिख लेंगे और उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये कंपाइलर उसके लिए एरर जनरेट करेगा। तो हमारा जैसे ही हम प्रोग्राम की बॉडी ओपन ब्रेस शुरू करते हैं तो हम उसके साथ ही हमें उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स चाहिए हों हम सब वेरिएबल्स को बारी बारी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हमने यूज़र से बेसिकली 2 वैल्यूज़ मांगनी है। एक हम वैल्यू मांगेंगे बेस के लिए और दूसरी वैल्यू हम मांगेंगे हाइट के लिए। तो अब हम स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर आप प्रिंट एफ का मैसेज यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे तो जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और यूज़र इंतज़ार करता रहेगा। जैसे कि हम इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें तो पता है कि इस वक्त हमने एक वैल्यू इनपुट करनी है, लेकिन एक नए यूज़र के लिए ब्लैक स्क्रीन कोई भी मैसेज ना देना एक आपके पास वर्स्ट सिचुएशन होगी। तो हम स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज लिखेंगे जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि बेसिकली हम उससे कोई वैल्यू मांगना चाह रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट के लिए हमारे पास यहाँ पर प्रिंट एफ का बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट एफ के भी हमारे पास 2 हिस्से होते हैं। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम ओपन ब्रैकेट जो है छोटी ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ करते हैं और उसके बाद डबल कोटेशंस लगाए जाते हैं। ये भी दोनों साइडों पे हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल मैसेज लिखेंगे, एंटर बेस। एंटर बेस लिखने के बाद हम यहाँ पर इस लाइन के एंड के ऊपर एक सेमीकोलन लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है ये प्रिंट एफ का फंक्शन बेसिकली स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करेगा। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के साथ ही स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर /n से हमारा जो स्क्रीन है वो आपके पास नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। यूज़र जैसे ही वो वैल्यू एंटर करेगा तो बेसिकली वो आपके पास एक न्यू लाइन के ऊपर चली जाएगी। अब हम इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर अब हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। स्कैन एफ का फंक्शन के लिए भी हम ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज़ ब्रैकेट हम करेंगे, और इसमें हम जो पहला हिस्सा होता है वो भी आपके पास डबल कोटेशन के अंदर ही मुश्तमिल होता है।
अब फ्लोट के लिए हम बेसिकली परसेंटेज एफ़ इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज एफ़ ये हमारे पास वो वेरिएबल है जो हमारे पास डाटा टाइप हम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं वो बेसिकली फ्लोट की वैल्यू है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज एफ़ है। डबल कोटेशन ख़त्म करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम एड्रेस ऑपरेटर, जिसे हम एम्परसेंड साइन भी कहते हैं, इसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, हम एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और जिस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू लेना चाहते हैं हम उसका नाम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल के नेम्स जैसे आपने वहाँ पर डिक्लेयर किए होंगे वैसे ही आपने यहाँ पर लिखने हैं। आप अगर वेरिएबल को गलत लिखेंगे, आपने वहाँ पे स्मॉल कैप्स में लिखा है, यहाँ पे आप उसको ऑल कैप्स में लिखेंगे तो आपके पास वेरिएबल में गलती आ जाएगी। तो जैसे हमने वेरिएबल्स के नेम्स लिखे हैं उसी तरह से आपने वेरिएबल का नेम यहाँ पर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 2 लाइनों के अंदर सबसे पहले हमने यूज़र से जो बेस है वो हमने यूज़र से इनपुट करवाई है और एक मैसेज के ज़रिए से हमने स्कैनएफ की, अब यूज़र जो भी वैल्यू कीबोर्ड से लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा वो वैल्यू हमारे पास इस बेस के अंदर महफूज हो जाएगी। इसके साथ ही हम दूसरी वैल्यू भी यूज़र से मांग लेते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा से प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और अब यूज़र से हम कहेंगे कि एंटर हाइट। एंटर हाइट करने के बाद हम दोबारा से स्लैश एन कर लेते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर चले जाए और लाइन के एंड के ऊपर हम सेमीकोलन लगाएंगे। ये टर्मिनेटर कहलाता है, ये लगाना ज़रूरी होता है। इसी तरह से अब हम दोबारा स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। स्कैनएफ के फंक्शन के अंदर इसकी भी बेसिकली जो डाटा टाइप है हमारे पास परसेंटेज एफ़ है। परसेंटेज एफ़ लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एड्रेस ऑपरेटर के बाद हम हाइट और आखिर में हम इस लाइन के एंड पे हम एक टर्मिनेटर लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यूज़र जो पहली वैल्यू एंटर करेगा वो बेसिकली बेस में महफूज हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू एंटर की जाएगी वो बेसिकली हाइट के अंदर महफूज हो जाएगी। अब हमारे पास क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, अब हमारा काम फार्मूला को लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अक्सर प्रोग्राम के अंदर फार्मूला गिवन भी होगा और आपके पास अक्सर फार्मूला गिवन नहीं भी होता, तो आप छोटे से जितने भी फार्मूले हैं, एरिया, सर्कल का एरिया, रेडियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, इस तरह के छोटे छोटे फार्मूले हैं वो आप अच्छे तरीके से ज़बानी भी याद रख लें ताकि प्रोग्राम आने की सूरत में फ़ार्मूला आपको आता हो और आप उसको बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ जैसे कि हमें यहाँ पर फार्मूला गिवन है, फार्मूला आपके पास बेसिकली एरिया, इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे और ये हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हम इस फार्मूले को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हम अब एंटर करते हैं एरिया, हम उसके अंदर AREA हम उसको स्मॉल कैप्स में लिखा है इसलिए हम इसको एरिया को ऐसे लिखेंगे, एरिया इक्वल्स 1/2, हम कंप्यूटर के अंदर हम 1/2 लिखेंगे, इसका मतलब 1/2 होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैरिक का इस्तेमाल करते हैं, स्टैरिक लगाना ज़रूरी है। वैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर आप कोई भी निशान ना लगाएं वो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन ही होती है, लेकिन कंपाइलर को हमें बताने के लिए यहाँ पर स्टैरिक लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पे स्टैरिक नहीं लगाएंगे तो भी एरर जनरेट होगा। तो 1/2 के बाद हम अपनी जो सबसे पहली वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास बेस है और हमारे पास वेरिएबल स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो एरिया इक्वल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमने फार्मूला जो हमें ऊपर गिवन था उसकी मदद से हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। बेस की वैल्यू हमें यूज़र ख़ुद प्रोवाइड करेगा, हाइट की वैल्यू हमें यूज़र ख़ुद प्रोवाइड करेगा और वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हम स्कैनएफ की मदद से बेस और हाइट के अंदर महफूज कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये फार्मूला कैलकुलेट होगा इसके अंदर जिसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास उस एरिया के अंदर उसकी वैल्यू महफूज हो चुकी होगी। अब हम बेसिकली हम इस एरिया की जो वैल्यू है हम उसको देखना चाहते हैं कि हम यूज़र ने हमें क्या वैल्यूज़ असाइन की थी और उसका बेसिकली रिज़ल्ट क्या निकला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यूज़र ने हमें जो बेस दिया था वो बेसिकली क्या था। हम यहाँ पर एक स्लैश एन कर लेते हैं ताकि हम न्यू लाइन में चले जाएँ और हम यहाँ पर लिखते हैं बेस इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप थी तो हम यहाँ पर परसेंटेज एफ़ लिखेंगे और कॉमा के बाद
हम जो बेस है यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रिंट एफ है ये बेसिकली हमें दिखाएगा कि यूज़र ने बेस के अंदर क्या वैल्यू यहाँ पर एंटर की थी। अब इसके साथ ही हम एक और प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोटेशन, हम इसको दोबारा से न्यू लाइन में कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ कॉमा हाइट, और आखिर में हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि बेसिकली हाइट यूज़र ने यहाँ पर कौन सी एंटर की थी। ये स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो डबल कोटेशन है इसके अंदर हमने बी को कैपिटल लिखा है, इसी तरह हमने यहाँ पर जो डबल कोटेशन है इसके अंदर हमने एच हाइट लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम प्रिंट एफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि आपके पास प्रिंट एफ के अंदर जो पहला डबल कोटेशन वाला हिस्सा होता है ये बेसिकली मैसेज के लिए होता है। तो जब हम मैसेज यूज़र को लिखेंगे तो उसके लिए हम अपने वेरिएबल्स को उसमें ऑल जो कैप्स हैं उसका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट लेटर जो हमारे पास है वो जैसे कि बड़ा होता है तो हम उसी तरीके से उसका ध्यान रखते हुए ही हम मैसेज टाइप करेंगे। वेरिएबल अगर आपके पास शॉर्ट है लेकिन हम प्रिंट एफ के अंदर वेरिएबल का या जो भी वेरिएबल का नाम होता है उसे हम कंप्लीट ही लिखते हैं, ताकि जब यूज़र स्क्रीन के ऊपर देखे तो उसको वो वैल्यूज़ जो हैं वो उसको कंप्लीट, उसको नेम भी समझ आ जाए और वो उसकी जो वैल्यू है वो अच्छे तरीके से उसको देख सके। अब ये बेसिकली हम इसमें ये देख लेंगे कि यूज़र ने हमें बेस क्या प्रोवाइड की थी और उसके अगेंस्ट में हमें हाइट क्या प्रोवाइड की गई थी। अब हम जो असल वैल्यू है उसको दोबारा से हम देख लेते हैं कि प्रिंट एफ के अंदर हमारे पास जो एरिया है वो बेसिकली क्या निकला है। तो हम एरिया इज़ इक्वल टू, हम मैसेज पूरा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू, ये भी हमारे पास ये फ्लोट डाटा टाइप है इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज एफ ही लिखेंगे। और इसके बाद हम जो हमारे पास है वो एरिया वेरिएबल का नाम, क्योंकि हमने स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है इसलिए हम इसको स्मॉल कैप्स में ही लिखेंगे, लेकिन मैसेज को हमने कंप्लीट जो कैप्स जो उसके पास है उसके हिसाब से हम अपना मैसेज टाइप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये सारा लिखने के बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने अपने प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इसके बाद फिर हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई है और वैल्यू इनपुट करवाने के बाद फिर हमने उसको आउटपुट के ज़रिए से अपने फंक्शन को देखा है। जब हमारे पास लास्ट लाइन है उसमें हम अपना गेट सी एच का लगाएंगे, इससे हमारे पास जो वेरिएबल है, हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन है वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाएगी जब तक कि हम अपनी अच्छी तरीके से स्क्रीन नहीं देख लेते। इसके बाद हम अपनी जो क्लोज ब्रेस है उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारे पास ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस है ये बेसिकली मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी है। तो ये ओपन और क्लोज ब्रेस प्रोग्राम की बॉडी हमारे पास बेसिकली कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो सारी लाइंस हैं जिसकी मदद से हमने प्रोग्राम अपना जनरेट किया है। अब हम इसको सबसे पहले अपने प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ पर इस बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक एरर जनरेट हो गया। अगर आप यहाँ पर उस एरर को देखें तो जैसे ही आपके प्रोग्राम में कोई भी गलती मिस्टेक करेंगे तो आपको वहाँ पर एरर्स जनरेट हो जाएंगे। बेसिकली हमने यहाँ पर डबल कोटेशन के बाद यहाँ पर कॉमा हमने नहीं लिखा हुआ। अब देखें, इस जैसे ही आपके पास एरर जनरेट होगा तो ये आपको उस लाइन के ऊपर लेकर जाएगा जहाँ पर आपने बेसिकली एरर जनरेट कर लिया है। तो बेसिकली कंपाइलर को इस्तेमाल करने का फ़ायदा यही होता है कि कंपाइलर्स के अंदर क्योंकि एरर्स पहले से ही मौजूद होते हैं तो हम आपको जो सिंटैक्स एरर है वो फ़ौरन से आप कंपाइलर ख़ुद ही इसको डिटेक्ट कर लेता है और आपको उसके बारे में बता भी देता है। हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास 0 एरर्स आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपाइलेशन रिजल्ट्स एरर्स 0, वार्निंग 0। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम इस टाइम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब हम कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करेंगे। आप इसको F10 से रन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर सबसे पहली लाइन थी प्रिंट एफ की एंटर बेस, आपको यहाँ पर वो
वही वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है, एंटर बेस। इसके अंदर प्रिंट एफ स्लैश एन, आपको स्लैशेस कॉमास वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। जस्ट ये एक मैसेज जो हमने यहाँ पर टाइप किया था, या आपको ये मैसेज यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और इसके साथ स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। ये भी हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त हम एक न्यू लाइन के ऊपर मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वैल्यू जो है एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं 5.5 लिखने के बाद जैसे ही हम वैल्यू को एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास स्कैन एफ की मदद से ये 5.5 इस बेस के अंदर महफूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, साथ ही हमारे पास दूसरी जो प्रिंट एफ का फंक्शन है वो यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेट हो गया है, और यहाँ पर हमने मैसेज लिखा हुआ है एंटर हाइट। तो अब हमसे वो एंटर हाइट करने के बाद यहाँ पर इनपुट करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम इनपुट कर, अब इस यहाँ पर हम दोबारा से एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पर 10.3, आप चाहें तो पॉइंट के बगैर, डेसिमल के बगैर भी डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट वाला डाटा भी इसमें एंटर करेंगे तो वो भी आपके पास एंटर किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एरिया, जो वैल्यू बेस की जो वैल्यू है 5.5 वो बेस में, और जो हाइट की वैल्यू है 10.4 वो हाइट के अंदर महफूज हो जाएगी, और इसका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने के बाद एरिया में चला जाएगा, और हमें यहाँ पर सबसे पहले बेस की वैल्यू दिखाई जाएगी, उसके बाद हाइट की वैल्यू दिखाई जाएगी, और उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दिखाई जाएगी। अब हम इसे एंटर प्रेस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो आपके पास सबसे पहले बेस, जो हम यूज़र ने बेस एंटर की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 थी। तो यहाँ पर आपके पास 5.5, आपको यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस तक रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप होती है, ये बेसिकली 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रिज़ल्ट जनरेट करके देती है। और जो हमारे पास हाइट होता है, बेसिकली हाइट जो होती है ये आपके पास वो भी 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वो रिज़ल्ट जनरेट करके देता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास 5.5 हमारे पास बेस की वैल्यू थी, और 10.5 बेसिकली हमारे पास हाइट की वैल्यू थी। तो जब इसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसका आंसर 28.875 हमारे पास इसका वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि हमने किस तरीके से आपने सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। आपके पास प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स आपको दरकार हैं, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हमने वैल्यू यूज़र से मांगनी है या यूज़र हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद फिर हम फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले के अंदर बेसिकली ये 1/2 ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमें नोन है, तो इस 1/2 को हम आप 0.5 लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके लिए हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फार्मूले के अगर आपके पास कोई कांस्टेंट्स मौजूद हैं तो उस कांस्टेंट को फार्मूले में हम वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कांस्टेंट वैल्यू के लिए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। फार्मूले में जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको वैल्यू वहाँ पर गिवन है तो हम वही वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर आपको वो वैल्यू गिवन ना हो आपके पास, तो उसको हम यूज़र से वैल्यू मांग सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कहा जाए कैलकुलेट एरिया फॉर ट्रायंगल यूजिंग फार्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसमें आपने बेस और हाइट यहाँ पर यूज़र से ही मांगनी होती है। आप हमेशा वहाँ पर स्कैन एफ का फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप बेस और हाइट की वैल्यू को अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर उसने आपको वैल्यू असाइन की हो, बेस की और हाइट की वैल्यू आपको गिवन हो, और उसके बाद आपको कहा जाए आप उसको कैलकुलेट करें, तो फिर आप उन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह तौर पे मेंशन भी किया गया कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर बेस और हाइट को बेसिकली इनपुट करवाना है। तो इनपुट करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के लिए हमेशा हमारे पास जो है वो स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो स्कैन एफ के बाद ये जो हमारे पास बेस और हाइट हैं, ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम को सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हेडर फाइल से स्टार्ट करना है, मेन प्रोग्राम्स लिखने हैं, और आपने सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद हमने मैसेजेस प्रिंट करने हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर चाहिए होंगी, आप वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर उससे बारी बारी प्रिंट एफ और स्कैन एफ की मदद से आप उसको मांग सकते हैं। अगर आप एक ही प्रिंट एफ और एक ही स्कैन एफ के अंदर वैल्यू लिखना चाहते हैं तो उससे भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप हर वैल्यू को कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर वेरिएबल्स को मुख्तलिफ एक ही लाइन में भी आप उसको देख सकते हैं, और अगर आप आउटपुट मुख्तलिफ मल्टीपल लाइन्स में देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे
उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और उसको अपने इसी तरीके से कंपाइलर के ऊपर एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट की मदद से हम सारे प्रोग्राम को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम।